कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बेहतर हो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको ये बता दें कि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसकी वजह क्या है, आप जिस भी बोर्ड से हो आपको पता है इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलता ही मिलता है। क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, सीबीएसई बोर्ड हो, तो बिना कॉम्प्रिहेंशन के तो बात ही नहीं बननी है। तो उसमें होता क्या है ना कि बच्चे टाइम ही कहते मम्मा आज हो नहीं पाया, लास्ट क्वेश्चन ही छूट गया। टाइम ही नहीं था। टाइम क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग इसको पढ़ ही नहीं पाते पूरा। अनसीन पैसेज ही में इतना टाइम दे देते, इतना टाइम दे देते कि आगे टाइम ही नहीं बचता। फिर उसके बाद सीटेट अगर आप दे रहे हो तो सीटेट में भी आता ही है। और उसके बाद लैंग्वेज 1 होती है ना, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जिसमें भी आप इंग्लिश लेते हो, तो उसमें अनसीन पैसेज आ जाता है। फिर उसके बाद आते हैं एसएससी, बैंक, सीडीएस, इन सब में क्या ये आता है बड़ा सा आपको एक पैसेज तरह से दे दिया जाता है, बीच में डॉट 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 करके ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। 4 ऑप्शंस में से उधर फिल करने होते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, एक फिलअप्स के तौर पे दिया जाता है। लेकिन उसमें भी बच्चे इसलिए घबराते हैं क्योंकि पढ़ ही नहीं पाते कि उसको पढ़ने में, अगर आप सीजीएल दे रहे हो 60 मिनट में आपको पूरा करना है, तो फिर उसी को पढ़ने में आप 10 मिनट तो नहीं दे सकते। तो इसलिए पैराग्राफ को किस तरह से रीड करना है, कैसे इसको टैकल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसको देख के डरना नहीं है, अब थोड़ा सा स्माइल करिए। अरे इस तरह से स्माइल नहीं, थोड़ा इस तरह से स्माइल करें। और फिर उसके बाद कुछ टिप्स है जो आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले आप जहाँ पर भी एग्ज़ाम दे रहे होगे वहाँ पर घड़ी तो होगी, तो आपको टाइम देखना है कि अरे टाइम के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि पूरा ही का पूरा टाइम आपने उसी को पैसेज को दे दिया, नहीं दे सकते आप। टाइम को मैनेज करके चलना है। फिर उसके बाद आपको घबराना नहीं है कि अरे कैसे होगा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कहीं मेरा पेपर छूट ना जाए, ये वो नेगेटिव वाइब्स नहीं लानी है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही अपनाना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पैराग्राफ को। क्या ये द पावर ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स इज नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। जहाँ पर अब पहली लाइन पढ़ के ना हमको टॉपिक समझ में आता है, अच्छा किस चीज़ के बारे में हो रही है, डिफेंस मैकेनिज्म। क्या पता डिफेंस से रिलेटेड हो इसमें। तो पहला पैराग्राफ ना हमको बता देता है कि आगे चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कुछ डिफेंस से रिलेटेड हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में डिफेंस से रिलेटेड। एक डिफेंस तो होता है कि बॉर्डर पे जाके उन लोग डिफेंस कर रहे हैं, वो वाला नहीं, हमारी बॉडी की बात हो रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं हमारी बॉडी की जो शक्ति है फाइट करना, डिशुम करना डिजीज़ से, डिजीज़ कॉजिंग अ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, वो एजेंट्स जो कि डिजीज़ हमारी बॉडी में कॉज करते हैं। जैसे कि कभी आपको ज़ुकाम हो गया, जैसे कोविड-19 था ना, उसकी वजह से कोरोना जिस लोगों को ऐसे हो रहा था ना, तो वायरस वायरस हो गया, कभी बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये कारण बन जाते हैं, इनकी वजह से बॉडी में डिजीज़ फैल जाता है ना। तो हमारी बॉडी की वो क्षमता, वो पावर जिससे वो इन सब से फाइट कर सके, उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। दिस डिफेंस मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स विच कैन बी कैटेगराइज्ड मेनली इनटू 2 टाइप्स, कॉमन फैक्टर्स एंड स्पेशल फैक्टर्स। अब इस डिफेंस मैकेनिज्म को कहा गया, इसको 2 टाइप में हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस फैक्टर्स के हिसाब से अब डिफेंस मैकेनिज्म होगा, मानो कि अगर अगर हमारे बॉडी में वायरस हमला कर रहा है, तो वायरस को किस हिसाब से निपटना है उस तरह से हमारी बॉडी चीज़ें लाएगी। अगर मानो कि ऐसा हो रहा है कि बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया को कैसे देखना है, बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। जैसे आप लोग हर चीज़ में अलग अलग दवाई खाते हो ना, तो उसी तरह बॉडी भी अलग अलग तरीके से उसको, उस प्रॉब्लम को टैकल करती है। तो यही कह रहा है दिस डिफेंस मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर ये डिफेंस मैकेनिज्म डिपेंड करता है। जैसे हमारी इम्यूनिटी कैसी है, जैसे अगर मानो आप ही के घर में हो, अगर किसी को ज़ुकाम हुआ हो लेकिन आप बच गए, क्यों बच गए, क्योंकि मे बी आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी, है ना। तो यही कह रहे हैं दिस डिफेंस मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स विच कैन बी कैटेगराइज मेनली इनटू 2 टाइप्स, 2 टाइप्स में इसको कैटेगराइज करा जाता है, कॉमन फैक्टर्स और स्पेशल फैक्टर। कॉमन यानी कि आम, स्पेशल आपको पता है स्पेशल जिस पे करा जाता है। अब देखो आगे, अमंग्स द कॉमन फैक्टर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। कॉमन फैक्टर ये है कि इंसान की हेल्थ कैसी है।
फॉर कीपिंग गुड हेल्थ वन शुड टेक अ न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट। अब हेल्थ को अच्छी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है ना। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट इज दैट विच कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट। देखो हम लोग को सभी खाना पड़ता है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं नहीं अब हम एकदम से वो डाइट पे है, हम कोई भी घी भी कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें तो छुएंगे नहीं। पता है कुछ जो ना, कुछ हमारी बॉडी को, जैसे हमने कह दिया चावल ही नहीं खाएंगे, रोटी ही नहीं खाएंगे, ऐसे कैसे चल सकता है। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा घी भी चाहिए होता है हमारी बॉडी को फाइबर्स भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो सबको मात्रा से डिफाइन, अब ऐसे नहीं कि एकदम से एक्स्ट्रा, एकदम से चाउमीन खा रहे हो तो चाउमीन ही खाते गए 10 प्लेट, ऐसे नहीं है। सबको थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को खाना और हेल्दी चीज़ को खाना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स सबको उनकी मात्रा के हिसाब से खाना है। फिर कह रहे हैं द स्किन सेव्स अस अगेंस्ट मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसिंग डिजीजेस। हाँ, कह रहे हैं कि स्किन जो हमारी है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट यानी कि बचाती है हम लोगों को। किसके अगेंस्ट, यानी कि किसके अगेंस्ट बचा रही है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसिंग डिजीजेस। छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पता है वो जो हमको हमारी नेकेड आई से दिखते भी नहीं, मतलब कि ऐसे नहीं, आपको चश्मा भी लगा लोगे तो भी आपको नहीं दिखेंगे, वो आपको बहुत ऐसे करके, जैसे होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह, उस टाइप से भी करके भी जल्दी नहीं दिखते। तो ऐसे ऐसे माइक्रो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स इस तरह से रहते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, प्रोवाइडेड दैट इट इज़ इंटैक्ट इन केस दे आर कट्स और एब्रेशंस ऑन इट। अब देखो हमारी स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन भी हमें बचाती है। अगर आप नहा रहे हो तो नहाने का पानी आपके पूरी बॉडी के अंदर तो नहीं जा रहा है, बाहरी स्किन है ना, स्किन ही तक रह रहा है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, स्किन हमें खुद ही बचा लेती है। आप सोचोगे स्किन भी बचा रही है, बिल्कुल बचाती है। लेकिन अगर कभी आपको कट हो जाए, और एब्रेशंस, एब्रेशंस क्या होता है, जैसे ऐसे हाथ में कभी कभी ऐसे ऐसे बहुत फ्रिक्शन लगती है ना, तो हाथ की ऊपर वाली जो स्किन की लेयर होती है वो कभी कभी चली जाती है। तो उस टाइप से फ्रिक्शन की वजह से या इन सब चीज़ों की वजह से ऊपर वाली स्किन की एक पतली सी लेयर जो है ना हटने लगती है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो गया, कट वगैरह हो गया, तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट द बॉडी थ्रू दोज कट्स। तो वही जैसे कहा जाता है, जैसे कट होता है तो हम लोग उसको कहते हैं ना कि बैंडेड करो, कुछ करो। तो क्यों करते हैं, क्योंकि वरना वहाँ से जो ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही जो कीटाणु जो होंगे उसके थ्रू हमारी बॉडी में चले जाएंगे और फिर डिजीज कॉज करेंगे। देयरफॉर अ कट और एन एब्रेशन शुड नेवर बी लेफ्ट ओपन। इसीलिए कभी भी ऐसे कट वट हो गया आराम से घूमना नहीं चाहिए कि अरे होने तो कट ही तो है, क्या जा रहा है, नहीं, फिर आप ही का पत्ता कट हो सकता है, तो ध्यान देना पड़ता है। इन केस देयर इज नो बैंडेज अवेलेबल इट मे बी कवर्ड बाय क्लीन क्लोथ। अब बैंडेज नहीं है, अब आपने ऐसे टीवी वगैरह पे देखो सब ऐसे अपना दुपट्टा फाड़ते हैं फिर इस तरह से लगा लेते हैं, तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा साफ होना चाहिए, ठीक है। सम बैक्टीरिया रिसाइड ऑन एंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया बॉडी के अंदर, कुछ बाहर भी रहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट कॉज एनी डिजीज एंड बाय देयर प्रेजेंस दे डू नॉट अलाउ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स टू सेटल ऑन दोज प्लेसेस। दे डू नॉट कॉज एनी डिजीज, उन लोग कोई डिजीज नहीं कॉज कर रहे। अब देखो हमारी बॉडी में फिर भी कुछ अच्छे भी तो होते हैं, जिसे कहते हैं ना कुछ गट के बैक्टीरिया वगैरह, कुछ बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनका होना भी ज़रूरी है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी वजह से ना, वो अगर मानो कोई खराब कीटाणु आ रहा है ना, उससे फाइट करते हैं, डिशुम डिशुम करते हैं, तो वही है। तो दे डू नॉट कॉज एनी डिजीज एंड बाय दे प्रेजेंस दे डू नॉट अलाउ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स टू सेटल ऑन दोज प्लेसेस। खुद तो कोई डिजीज करना फैला नहीं रहे, दूसरा जो डिजीज करने आया था ना, फैलाने आया था, उनको भी नहीं जगह दे रहे। द ह्यूमन बॉडी सिक्रीट्स अ वेराइटी ऑफ फ्लूइड्स विच आर किलर्स फॉर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड आते हैं। फ्लूइड क्या, जैसे तरल चीज़ें, तरल पदार्थ टाइप की भी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, जो कि किल करते हैं यही डिजीज़ कॉजिंग जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, कीटाणु, उनको मारते हैं, उनका सफाया करते हैं। फॉर इंस्टेंस गैस्ट्रिक जूस एसिडिक इन नेचर सिक्रीटेड बाय एन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट किल्स ऑल ऑर्गेनिजम्स विच एंटर आवर बॉडी थ्रू फूड। आपको पता है हमारे स्टमक में एचसीएल वगैरह तक होता है, वो क्या कहते हैं, जो भी कीटाणु आते हैं ना, एकदम से इतना एसिडिक हो जाता है कि उन लोग उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप लोग बच जाते हैं। दे आर हम लोग देयर आर अ फ्यू ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ बॉडी नोन एज रिफ्लेक्स फिनोमेना और एक्शन। कुछ
ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ होती है वो, जिसमें आपको मतलब सोचने से पहले वो चीज़ हो, जैसे कभी आपको छींक आ रही, सोच रहे हो क्या अभी 4:01 पर हम छींकेंगे, इस टाइप का तो नहीं सोचते, अपने आप ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद कभी कभी कोई एकदम से गर्म चीज़ होती है, आप इसे उसके पास हाथ ले जा रहे हो, तुरंत से हटा लेते हो 1 सेकेंड के अंदर, उससे भी कम टाइम में हटा लेते हो। वो सब चीज़ें क्या है, रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स फिनोमेना और एक्शन है विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शन। ये भी हमें इन्फेक्शन से बचाता है। दिस रिफ्लेक्स फिनोमेना इंक्लूड्स स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, उल्टी आना, छींकना, खांसना, ये सब इसके अंदर आता है। फीवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी। अब हम लोग सोचते हैं ना, अरे बुखार आ रहा है, नहीं क्यों आ गया बुखार, देखो ऐसे नहीं, बुखार भी अच्छा होता है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। कैसे? तो ऑर्गन विच रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज नोन एज हाइपोथैलेमस एंड इज सिचुएटेड इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस क्या होता है? इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये क्या होता है? हमारे दिमाग में एक छोटा सा हाइपोथैलेमस होता है, जिसका काम ये होता है कि वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट यानी कि मेंटेन करता है कि आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, तो ये मेंटेन करता है, ठीक है। When microorganisms after entering the body release toxin products and these reach the brain through blood, the hypothalamus starts increasing the temperature of the body and the person gets fever. अब क्या करें, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे आएंगे तो जहर फैलाएंगे। अब ये जहर जब दिमाग तक जाता है, मतलब इनके हिसाब से उन लोग से जो चीज़ें हमारी बॉडी को नुकसान ही तो कर रही हैं, तो जब ये हमारे दिमाग तक ऐसे सिग्नल जाता है ना कि ये चीज़ें हो रही है, तो हमारा दिमाग क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है, आगे देखो। This fever this fever is very useful for the human body because due to the increase of temperature, the microorganisms which are the root cause of the problem get killed. अब क्या कह रहा है कि ये फीवर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना कुछ कुछ टेम्परेचर पे नहीं रह पाते। कभी कभी आपको देखते हो कि 101 हो गए, 102 हो गए, इस टाइप से हो जाता है ना। अब उतने टेम्परेचर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि वो उस पर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उन लोग, मानो कि उन लोग का टेम्परेचर ही नहीं था, मान लो कि आपके पास है कोई भालू, देखियो वो जो वहाँ रहता है हिमालय वगैरह पे, या बहुत ज़्यादा ठंडी, पोलर बेयर का एग्जांपल ले लो, ठीक है। पोलर बेयर अगर हमारे पास है तो वो कहाँ पर रहता है, अंटार्कटिका वगैरह में, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बहुत 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 ठंडी होती है। अब आप उसको ला कर ऐसे ही ऐसे दिल्ली वगैरह में तो नहीं छोड़ सकते हैं कि कोई बात नहीं चलो राजस्थान में रह लो, नहीं रह सकता वो, उसको वो वहाँ पर रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको वो उसके लिए टेम्परेचर वगैरह उसके लिए है ही नहीं। तो इसीलिए जब हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देती है तो कुछ कुछ ऐसे भी कीटाणु होते हैं जो उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है, वो मर जाते हैं और हम लोग मरने से बच जाते हैं। सो फिर क्या कह रहा है, वी आर लिविंग इन एन एनवायरमेंट विच इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस सीरियस डिजीजेस, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया बहुत सीरियस डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट ऑल ऑफ अस डू नॉट सफ़र फ्रॉम सच डिजीजेस। ऐसे देखते होगे ना, हमेशा हम लोग हमेशा बीमार तो नहीं रहते। देखो कभी कभी हो भी जाते हैं, जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको आपको देखा होगा कि वो अक्सर जल्दी बीमार पड़ जाता है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ नहीं कि उसको हो गया, ठीक है। तो कुछ लोग की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, लेकिन आमतौर पे लोग इसे मैनेज कर ही लेते हैं ना। इट इज़ ड्यू टू द स्पेशल पावर प्रेजेंट इन आवर बॉडी टू फाइट दिस डिजीजेस नोन एज इन्नेट इम्यूनिटी। ये क्या होती है, स्पेशल पावर होती है हमारी बॉडी की जो कि ये डिजीजेस से फाइट करती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। इन अ नटशेल, नटशेल यानी कि पूरी चीज़ को जो ना समरी अब बता रहा है 2 लाइन में, वो देखो। वी कैन से दैट सिंस नेचर हैज़ provided us with the defense mechanism to fight against so many diseases, let us maintain it or rather increase it by way of immunization। क्या कह रहा है कि नेचर ने हम लोगों को ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म दिया ही है कि जो सारे डिजीज़ से फाइट कर सकता है, तो हम इसको अच्छे से मेंटेन करते हैं, ख्याल रखते हैं मतलब अपनी बॉडी का, और इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन से। देखो छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे आपने देखा होगा, आप उनको इंजेक्शन्स वगैरह दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद कभी कभी कहा जाता है ना कि इम्यूनिटी मजबूत करो, ये खाओ वो खाओ, इम्यून पावर जो होती है ना, इम्यूनिटी उसको बूस्ट करो। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी मजबूत हो जाती है, और ये सब जो हम लोग को होते रहते हैं ना, इन सब से हम लोग बच जाते हैं। तो ये था
अब ये पैराग्राफ रहेगा, इस तरह से आप लोग को बस एक बार में जल्दी से पढ़ के इसको समझना है। कुछ लोग इसको पढ़ने का दो तरीका होता है, पता है कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको समझ में रहा, जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज पे जाओ तो उससे क्या रहेगा, आपको पता चलेगा कि आप क्या ढूंढ रहे हो। या कुछ कहते हैं कि पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पे आओ, जो आपको सही लगे आप उस तरह करो, ठीक है। क्वेश्चन है, वाई शुड वन हैव अ न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट। तो बताओ क्यों बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कीप हेल्दी, इंश्योर दैट रिकमेंडेशंस ऑफ अ डाइटिशियन आर फॉलोड, हैव एसेंशियल आइटम्स, इंजॉय ऑल टेस्ट। अच्छा, बैलेंस डाइट टेस्ट के लिए तो फिर फास्ट फूड ही सबको, चाउमीन पिज्ज़ा यही सब पसंद आता, टेस्ट की तो बात नहीं हो रही होगी। एसेंशियल आइटम्स, हाँ एसेंशियल आइटम ज़रूरी तो है, लेकिन एसेंशियल की आप एसेंशियल से क्या समझते हो, इसकी एसेंशियल से समझ क्या रहे हैं। और फिर उसके बाद ये हो भी सकता था अगर इसके साथ कहीं 1 और 3 ऑप्शन में होता, लेकिन नहीं है ना। फिर देखो सेकंड वाला, इंश्योर दैट रिकमेंडेशंस ऑफ अ डाइटिशियन, क्या सब लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं क्या कि बता दीजिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हर इंसान तो नहीं चाहता। कीप हेल्दी, यही सटीक आंसर लग रहा है। और अगर 1 के साथ कोई और मैच करता हुआ ऑप्शन होता तो हम लोग बोथ पे लगा सकते थे, लेकिन 1 के अलावा कुछ ऐसा कहीं किसी के साथ 1 है ही नहीं और 1 ही सबसे सही है, तो इसका आंसर 1 हो गया। सेकेंड देखते हैं, द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी चेक्स बॉडी डिट्यूरेशन, सेव्स अस फ्रॉम डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन कहाँ से आ गया। फिर है, इंश्योर्स वियर एंड टेयर ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी का, चेक्स बॉडी डिट्यूरेशन क्या होता है, मतलब कि बॉडी की कितनी डैमेज हो रही है ये सब चेक करने के लिए। या डिप्रेशन तो भाई बात ही नहीं हो रही है आपस। वियर एंड टीयर क्या 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 है? देखो इसमें आपने एक ही आंसर लगाना है और पूरे में आपने अभी पढ़ ही रहे हो कि ये डिजीज़ की बात हो रही है, डिजीज़ से बचाने की बात हो रही है, तो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस हुआ। फिर है, द पावर ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस प्रोड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड। अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं बार बार, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है। फिर है, वाई शुड अ कट और एब्रेशन नेवर बी लेफ्ट ओपन। क्यों नहीं इसको ओपन होना चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है थर्ड वाला, द पावर ऑफ अ बॉडी वाला। वाई शुड अ कट और एब्रेशन नेवर बी लेफ्ट ओपन, क्यों नहीं इसको ओपन करना चाहिए, तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेनिट्रेट द बॉडी एंड कैन कॉज डिजीज़, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, देखो ओपन नहीं, इचिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कट को छोड़ दोगे डीप भी हो सकता है, क्या पता और कट लग जाए, दर्द तो होता ही है, कुछ कट वट जाए, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या है उस हिसाब से जाना चाहिए ना। मेन तो यही है, इसमें पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हुई, जाहिर सी बात है अगर कहेंगे कट है, कट कहीं लग गया ऐसे कट गया हाथ वाथ, तो फिर उससे दर्द तो होगा, तो इट कॉजेज पेन एकदम से सही है। लेकिन इस पैराग्राफ में क्या वो चीज़ है, तो हम लोग को पैराग्राफ के हिसाब से देना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद है रिफ्लेक्स फिनोमिना इंक्लूड्स। रिफ्लेक्स फिनोमिना में क्या आता है, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग। देखो उसमें पढ़ोगे तो उसमें तीनों था, तो ऑल ऑफ दीज हो गया। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। हाइपोथैलेमस इज सिचुएटेड इन द लिवर, बिल्कुल गलत, उसमें ब्रेन की बात हुई थी। द पावर टू फाइट द डिजीज इज कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी, हो सकता है या नहीं हो सकता है इसको। अच्छा, इसमें हम लोगों को बताना है नॉट ट्रू, ऊपर अच्छे से देखना नॉट ट्रू कौन सा गलत है, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, हाइपोथैलेमस लीवर में नहीं ब्रेन में होता है। फिर है, फीवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आर डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी सही था, हम लोग ने पढ़ा था कि फीवर अच्छे के लिए होता है। वी शुड नेवर इंक्रीज आर डिफेंस मैकेनिज्म बाय इम्यूनाइजेशन, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा नहीं करो, गलत बात है, हम लोग को करना चाहिए, तो इसमें ए हो जाएगा, बोथ 1 and 4। फिर है, पिक द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है इसमें आपको दिखाना है, तो इसके लिए आंसर होगा द एब्रेशन इज स्लो एंड स्टीडी, एब्रेशंस आर फॉर वन एंड ऑल, न्यूटन हैड अ स्मॉल एब्रेशन ऑन हर नी, आई लाइक एब्रेशन वेरी मच। हमको ये एब्रेशन पसंद है, नहीं भैया। स्लो एंड स्टडी, क्या पता किसी को तेज़ से लग जाए। फिर है, सबके लिए होता है ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग बच भी जाते हैं, ज़रूरी थोड़ी सभी करते पिटते रहते हो। तो इसमें न्यूटन एक बच्चे का नाम है, हैड ए स्मॉल एब्रेशन ऑन हर नी लड़की का नाम है, तो उसके नी पर एक छोटा सा कट हो गया, इस टाइप से समझ लूँ, तो यही सही है, तो इसका 7th का बी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 8th पे है, पिक द
ऑप्शन शोइंग द नहीं, द वर्ड इन्नेट मीन्स, इन्नेट मतलब क्या होता है, इनबॉर्न, मतलब जब इंसान पैदा होता है वो सारी चीज़ें उसके पास खुद ब खुद होती हैं, तो इनबॉर्न चीज़ें हैं. व्हाट आर द फ्यू ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ बॉडी नोन एज, इसका आंसर है द फ्यू ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ बॉडी आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, पढ़ा था हम लोग ने. what does balanced diet mean? Balanced diet क्या होता है, मीन्स इनटेक ऑफ वेरी टाइप ऑफ फूड हैविंग न्यूट्रिशियस वैल्यू. सारे फ्रूट्स बहुत सारे थे ना उसमें, जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, तो वही सब मिलकर बैलेंस डाइट बनती है. फिर उसके बाद 11th पे है द वर्ड डैश इन पैरा 6 मीन्स द सेम एज पॉइजनस. पैराग्राफ 6 पे आओ. पैराग्राफ 6 था हमारा. यहाँ पर देखोगे तो कहाँ आपको वर्ड ऐसा लगेगा जिसका मतलब है पॉइजनस. तो याद है हमने कहीं आपको बताया था कि टॉक्सिन जो वर्ड आया था उसका मतलब होता है पॉइजनस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा. आप पैराग्राफ गिन लो कि कितने पैराग्राफ हैं, फिर उसके बाद 6 वाले में जाके ढूंढो. ठीक है, जैसे ये 6 वाला है, फीवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी. द ऑर्गन विच regulates the temperature of a body is known as hypothalamus and is situated in the brain. When microorganisms after entering the body release toxic products, toxic, तो इसका आंसर टॉक्सिक हो गया. फिर उसके बाद when do people get high temperature or fever, कब हो जाता है, तो people get high temperature or fever due to hypothalamus which increases the body temperature to minimize toxicity or toxic elements produced by the microorganisms that enter the body. तो इसमें आप देखोगे तो उसको अपने हिसाब से लिख लेना, एक दो लाइन जितना में. अब यहाँ पर पढ़ोगे तो हाइपोथैलेमस के बारे में है ना, कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस के बारे में 6 पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे फीवर आता है, तो उसी को अपने हिसाब से लिखना होता है. तो ये पैराग्राफ सॉल्व हो गया. अब थोड़ा सा चिल करो और उसके बाद आते हैं जो आप लोगों का होमवर्क है, वो है ये वाला. दीज डेट इट इज़ नॉट अनयूजुअल वाला. ये आपको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ना है. आप अच्छे से, अभी शुरुआत है तो अपने से टाइम लो, देखो कितना टाइम लग रहा है पढ़ने को. एक बार पढ़ो. अगर आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है तो पहले क्वेश्चन पढ़ के इसको पढ़ो, या पहले पैराग्राफ पढ़ना है तो उसको पढ़ के फिर क्वेश्चन पे जाओ. और ये क्वेश्चंस हैं जिसका आपको आंसर करना है. ठीक है, इन पूरे 12 क्वेश्चंस का आंसर 12 है, 12 में से किसी 10 क्वेश्चंस का आंसर करें. और ये इसको एक बार इसको अच्छे से रीड करें, सारे आंसर्स इसी में हैं. ठीक है, थैंक यू.